सुरुस सुबोधा विश्वमनोज्ञा ललिता हृदया रमणीया अमृतवाणी संस्कृति भाषा नैव क्लिष्टा न च कठिना नैव क्लिष्टा न च कठिना। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आपके सामने विसर्ग संधि का एक नया टॉपिक लेकर के उपस्थित हूँ। जैसा कि हम इससे पहले की क्लास में संधि का टॉपिक हल संधि के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। हल संधि हमने कंप्लीट कर ली है। और हाँ, यदि हमारे संस्कृत के चैनल पर यानी उज्ज्वल संस्कृत क्लासेज चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि ये अधिक से अधिक बच्चों के पास में पहुंच करके इसका लाभ मिल सके। यदि अधिक से अधिक बच्चे इनको देखेंगे उनको इसका लाभ कुछ न कुछ लाभ मिलेगा, जैसा कि आप सभी लाभ ले रहे हैं हमारी क्लासों का। तो मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा कि यदि आप क्लास ले रहे हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं, तो आप अपने साथियों से भी साथियों के साथ में भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी लाभ मिल सके। हाँ जी, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का टॉपिक है विसर्ग संधि। संधि का दूसरा एक भेद है विसर्ग संधि। और हाँ, फिर बताना चाह रहा हूँ कि ये विशेषकर संधि से संबंधित टॉपिक चाहे किसी भी क्लास में हो, हर क्लास के लिए उपयोगी है। वैसे हम ये जो क्लास ले रहे हैं रोज़ाना, ये सभी क्लासें कक्षा 10 के पाठ्यक्रम के अनुसार ले रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कक्षा 6 से लेकर 10 तक अध्ययन करने वाले या किसी भी कंपटीशन का एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले भी इन वीडियो को अवश्य देख सकते हैं और अपना लाभ ले सकते हैं। तो विसर्ग संधि के बारे में चर्चा करते हैं हम। सबसे पहले परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं कि विसर्ग संधि कहते किसे हैं या विसर्ग होती क्या है। सबसे पहले विसर्ग के बारे में बता दूं आपको। विसर्ग जो ऊपर नीचे जो दो बिंदु लगे होते हैं इन्हें बोलते हैं विसर्ग। और यदि इस विसर्ग में से इनको आधा कर दूं, मैं इस प्रकार से गोले को आधा कर दूं, तो ये होगा अर्ध विसर्ग का चिन्ह। ये विसर्ग है और ये अर्ध विसर्ग है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं विसर्ग संधि और विसर्ग का पता नहीं है हमें तो कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। विसर्ग का चिन्ह होता है एक, जैसे हलंत है, अनुस्वार है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा अनुस्वार संधि, है ना। हल संधि का एक भेद था अनुस्वार संधि, उसमें हमने अनुस्वार के बारे में सीखा था। हल संधि में हमने हलंत के बारे में सीखा। तो यहाँ पर हम सीख रहे हैं विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि में जो भी परिवर्तन होगा वो आपके सामने किसके स्थान पर होगा? विसर्ग के स्थान पर ही होगा। संस्कृत में विसर्ग संधि की परिभाषा के बारे में चर्चा करते हैं हम। यदा विसर्गस्य स्थाने किमपि परिवर्तनं भवति तदा स विसर्ग संधि इति कथ्यते। यानी जब विसर्ग के स्थान पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है तो वहाँ उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी विसर्ग देखना है आपको, पद के अंत में क्या देखना है? पद आप जानते हैं, प्लस से पहले वाला चिन्ह, धन से पहले का चिन्ह, पहले का जो शब्द जो लिखा होगा उसे पूर्व पद, प्रथम पद या उत्तर पद। दूसरे वाले पद को हम कहते हैं उत्तर पद, इसको पूर्व पद, प्रथम पद या पहला पद। और इसको बोलते हैं दूसरे वाले पद को दूसरा पद कह दो, उत्तर पद कह दो या फिर द्वितीय पद कह दीजिए। तो पहले पद के अंत में आपको देखना है विसर्ग, यानी पहले पद के अंत में विसर्ग आएगी। विसर्ग के बाद में, अर्थात विसर्ग के बाद में ये बात की बात करेंगे, आगे बात करने वाले हैं। इसके बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ केवल हम परिभाषा की बात कर रहे हैं। तो विसर्ग के स्थान पर जो ये विसर्ग रखिए, इस विसर्ग के स्थान पर किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन हो जाता है तो आपको वहाँ पर विसर्ग संधि कर देनी है। ठीक है, जैसा कि इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि राम है, पहला पद है, पहले पद के अंत में क्या दे रखा है? विसर्ग दे रखा है। और दूसरे पद को आपको अभी देखना नहीं है, केवल विसर्ग को देखना है। विसर्ग को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि आपके दिमाग में एक परछाई बन जानी चाहिए कि विसर्ग संधि का एग्जाम्पल है। अब इस विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन होकर के क्या बना है? श। विसर्ग के स्थान पर श हुआ और श बनकर क्या रूप बन गया? क्या रूप बना? रामश्च। कौन सा रूप बन गया? रामश्च। ठीक है, फिर दोहरा देता हूँ कि जब विसर्ग के स्थान पर किसी भी प्रकार का या कोई भी परिवर्तन हो जाता है तो वहाँ विसर्ग संधि होगी। यदि विसर्ग के स्थान पर कुछ भी परिवर्तन होता है तो वहाँ विसर्ग संधि करनी है आप सबको। ठीक है, ओके। चलिए विसर्ग संधि के भेद की बात करते हैं। विसर्ग संधि के भेद कौन कौन से हैं?
विसर्ग संधि के भेद कौन कौन से हैं। इससे पहले फिर बताऊंगा, यदि उज्ज्वल संस्कृत क्लासेज पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें आप, ताकि आप समझते हो सबके बारे में, मेरे को बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। विसर्ग संधि के भेद की चर्चा करते हैं। कम टू द पॉइंट। क्रमांक नंबर 1, क्रमांक 1 पर है सत्व संधि। दिख रहा है आपको सबको बिल्कुल स्पष्ट? हाँ, यदि आपको आपके स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा हो तो आप अपनी सेटिंग को चेंज करें वहाँ से, यूट्यूब पर जा कर के इसको 360 पर देखें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। ठीक है, ये आप विशेष कर ध्यान रखें। नंबर 1 यानी क्रमांक 1 सत्व संधि, क्रमांक 2 उत्तु संधि, क्रमांक 3 ऋतु संधि और क्रमांक 4 कौन सी संधि है? क्रमांक 4 का मतलब है लोप संधि। कौन संधि? लोप संधि। सूत्र की बात करते हैं। सत्व संधि विसर्जनीयस्य सह, विसर्जनीयस्य सह। उत्तु संधि अतो रोर एप्लुताद प्लुते, अतो रोर एप्लुताद प्लुते हसी से। इसके 2 सूत्र हैं, एक अत संबंधी और एक हल संबंधी। नंबर 3 यानी क्रमांक नंबर 3 पर है ऋतु संधि। सूत्र होगा इसका इचोअसी विसर्गस्य रेफ, इचोअसी विसर्गस्य रेफ, इचोअसी विसर्गस्य रेफ है। क्रमांक 4 पर है लोप संधि। तो हम कह सकते हैं कि हमारी कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में ये 4 संधियाँ दी गई हैं, जिन्हें हम क्रमशः एक एक का अध्ययन हम बड़े ही विस्तृत रूप से करने वाले हैं। ठीक है, लेकिन आगे पढ़ने से पहले आपको चार संधि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, नंबर 1 से लेकर 4 तक, ये आपके दिमाग में फिर होनी चाहिए। फटाफट आपको याद होना चाहिए। विसर्ग संधि का नाम होता है कि विसर्ग की परिभाषा क्या है, कि विसर्ग के स्थान पर कोई भी परिवर्तन होगा तो वहाँ हम विसर्ग संधि करेंगे। और विसर्ग संधि के भेद की बात करते हैं तो नंबर 1 सत्व संधि, नंबर 2 उत्तु संधि, नंबर 3 ऋतु संधि, नंबर 4 लोप संधि। क्लियर हो गई होगी बात? चलते हैं आगे। नंबर 1 पर कौन संधि दे रखी है? नंबर 1 पर है सत्व संधि। विसर्ग संधि का भेद है सत्व संधि। सत्व संधि में का नियम क्या है? यानी सत्व से ही, इसके नाम से ही हमें लग रहा है, सत्व संधि का नाम लेते दिमाग में आना चाहिए कि विसर्ग के स्थान पर क्या होने वाला है? स होने वाला है। इसको थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। विसर्ग संधि, हाँ देखिए, कौन संधि पढ़ रहे हैं? विसर्ग का भेद है नंबर 1 सत्व संधि। ये आपको दिमाग में, सत्व का मतलब है विसर्ग को किसी बदलना है, जो विसर्ग दी हुई होगी पहले पद के अंत में उसको बदलना है स में। अब स 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा स विसर्ग किस तरह पर होने वाला है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। पहले पद के अंत में क्या होना चाहिए? विसर्ग देखना है आपको। पहले पद के अंत में ये विसर्ग आएगा। कौन क्या आएगा? विसर्ग। और उसके बाद में, या उसके बाद का मतलब है यहाँ पर दूसरे पद के बाद, यानी पहला वर्ण वर्ग का पहला अक्षर हो, दूसरा अक्षर हो, वर्ग का पहला अक्षर हो या दूसरा अक्षर हो, या फिर स, इनमें से कोई भी एक अक्षर। यानी क्या 1 और 2 नंबर का मतलब यहाँ पर क्या है? इसको हम बहुत ही विस्तृत रूप से हल संधि में पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि जो क्रमांक लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये कोई भी क्रमांक आते हैं तो आपको वहाँ पर इन क्रमांक का मतलब है कि वर्ग का कोई न कोई अक्षर यहाँ पर दे रखा है। यदि यहाँ आपके सामने वर्ग और ये 1 और 2 संख्या लिखी हुई है तो यहाँ है 1 का मतलब है क, यानी क वर्ग का पहला अक्षर, 2 का मतलब है क वर्ग का दूसरा अक्षर ख, और च वर्ग का च, दूसरा अक्षर छ, ट वर्ग का पहला अक्षर ट, दूसरा अक्षर ठ, त वर्ग का पहला अक्षर त, दूसरा अक्षर थ, और प वर्ग का प और फ। ये कुल मिलाकर के ये 10 वर्ण हैं। यानी प्रत्येक वर्ग में से 2 अक्षर लिए गए हैं यहाँ पर। वर्ग का क वर्ग के 2, च वर्ग के 2 पहले और दूसरे, इसी प्रकार से ट वर्ग के 2, त वर्ग के 2 और प वर्ग के 2 अक्षर। कुल मिलाकर के ये हुए 10 अक्षर और 3 स। इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास संख्या आएगी 13। इन 13 वर्णों में से कोई भी वर्ण यदि इस प्लस के बाद में हो यहाँ पर तो आपको वहाँ विसर्ग के स्थान पर क्या कर देनी है? क्या करना है? विसर्ग को आपको बदल देना है स में। या तो तालवी सकार होगा, या मूर्धनी सकार होगा, या फिर दंत सकार होगा। अब कौन सकार होगा ये चर्चा हम आगे करते हैं।
यहाँ देखना अब आपको यहाँ पर रटना नहीं है, इसको रटना नहीं है, समझना है। मैंने कहा दिमाग में आपके स्थिर होना चाहिए। ये संधि तब समझ में आएगी जब आपने इससे पहले की सारी क्लासें देख ली होंगी, यानी हल संधि आपने समझ ली। एक संधि, हल संधि, कोई भी संधि, हल संधि का एक भेद आपको समझ में आ गया तो मैं कहता हूँ कि सारी की सारी संधि आपको आसान, बहुत ही ईजी हो जाएंगी आपके लिए। और यदि एक संधि समझ में नहीं आती है तो समझ लीजिए कि कोई भी संधि समझ में आने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर चाहे हल संधि हो, चाहे विसर्ग संधि हो, या हम वर्ग से संबंधित बातें कर रहे हैं। वर्ग यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ओके, समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर शॉर्ट में थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूँ आपको। यहाँ देखना, यहाँ एक नियम लिख रखा है मैंने, शॉर्ट में बताया है। इसमें देखिए आप क्या दिखाई दे रहा है आपको, एक प्लस का चिन्ह दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पर प्लस का चिन्ह ये रहा, ठीक है। इस प्लस से ही आपको डिसाइड करना है कि पहला पद कौन सा है, दूसरा पद कौन सा है। इस प्लस के चिन्ह से पहले अर्थात धन से पहले विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में आपको देखना है वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, स में से कोई भी एक वर्ण, यानी 13 वर्णों में से कोई भी वर्ण यदि दूसरे पद के शुरू में आता है और उससे पहले विसर्ग होता है तो आपको विसर्ग को बदल देना है श में। जैसा कि आपके सामने यहाँ पर लिखा भी हुआ भी है कि ये विसर्ग है, विसर्ग को बदल दिया श। अब कौन कौन से श में होगा, ये परिवर्तन कहाँ कौन सा स होगा, विसर्ग के स्थान पर दंत सकार तो कहाँ होगा, मूर्धनी सकार कहाँ होगा, और तालवी सकार कहाँ होगा, इसकी चर्चा करते हैं, समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर इतना समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको विसर्ग के स्थान पर परिवर्तन करके सकार, तीनों सकार में आपको चेंज करनी है। तो नंबर 1, तय वर्ग के साथ कौन सा स होगा, सकार, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और विशेष कर देखें आप, तय वर्ग दे रखा है, तय वर्ग को बदलना है आपको दंती सकार। इसको कौन सा सकार बोलते हैं भाई, इसको बोलेंगे दंती सकार। कौन सा स है ये, स स्लेट वाला स दंती स है। और जो ये वाला स है इसको बोलेंगे तालवी सकार। कौन सा सकार होगा ये, तालवी सकार। इसके बाद जो टय वर्ग के साथ सकार होने वाला है वो करना है आपको मूर्धनी सकार। समझ में आ रहा है? हाँ, स स्लेट वाले साधारण भाषा में समझे हम इसको, तो तय वर्ग के साथ में यदि तय वर्ग का दूसरे पद के शुरू में तय वर्ग का कोई अक्षर आता है, कोई वर्ण आता है, तो आपको विसर्ग को दंती सकार में बदल देना है। यदि च वर्ग दूसरे पद में च वर्ग में से कोई वर्ण आता है, यानी वर्ण कौन सा आएगा, पहला और दूसरा वर्ण आएगा, इनमें इन दोनों वर्ण में से कोई भी वर्ण एक वर्ण आता है तो आपको विसर्ग को तालवी सकार अर्थात स सलगम वाले से बदल देना है। इसी प्रकार से टय वर्ग का यदि कोई अक्षर आता है, पहले दूसरे वर्ण में से कोई भी एक वर्ण आए तो विसर्ग को आपको मूर्धनी सकार में बदल देना है। कौन सकार में बदल देना है, मूर्धनी सकार अर्थात स षटकोण वाला सा। मैं तो ये कहूँगा पेट चिरा हुआ श। ओके, ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे। अब नियम यदि आपको समझ में आ गया तो मान लीजिए उदाहरण आपके लिए चुटकियों में हल करने वाले हो आप, और क्लास भी आपके लिए धांसू होने वाली है। बड़ी मस्त क्लास चल रही होगी, समझ में तो आ रहा ना? वेरी गुड। विष्णुधन त्राता पहला एग्जाम्पल है, विष्णुधन त्राता। कौन सा है, विष्णुधन त्राता। अब इसको थोड़ा समझें, एक एग्जाम्पल समझ में आ गया तो मैं जहाँ तक मेरे समझ है, मैं समझता हूँ कि आपको दूसरा एग्जाम्पल, जो अन्य एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं, अन्य उदाहरण आपके सामने लिखे गए हैं, उनको आप खुद समझ लोगे, मेरे समझाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन एक एग्जाम्पल आपको समझना होगा। देखिए यहाँ पर पहला पद क्या है, विष्णु, और नियम में क्या कहा था, पहले पद के अंत में क्या होगी, विसर्ग होगी, विसर्ग लगी हुई है। यहाँ पर कोई डाउट है यहाँ तक? एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को आप ध्यान से देखिए। पहला पद कौन क्या है यहाँ पर, विष्णु हूँ। विष्णुधन त्राता में पहला पद विष्णु है, यानी प्लस से पहले वाला पहला पद है और उसके बाद वाला दूसरा पद है। तो पहले पद के अंत में आपने विसर्ग है, लग रही है विसर्ग, ठीक है। आगे त्राता, दूसरे पद में देखना है आपको पहला वर्ण, तो पहला वर्ण आपको क्या लग रहा है यहाँ पर, त्रा, जबकि मैं कहता हूँ कि त्रा पहला वर्ण नहीं है यहाँ। तो फिर अब आपके सामने समस्या आ गई है कि सर तो फिर त्रय तो आपने लिखवाया नहीं नियम में। वेरी गुड, त्रय नहीं लिखवाया मैंने, लेकिन संयुक्त वर्ण यदि आपने पढ़ा है, आपने कहीं पर पढ़े हैं, चाहे हिंदी में पढ़ा होगा, संस्कृत नहीं पढ़ा हो तो, और फिर भी यदि आपको वर्णमाला से संबंधित कोई क्लास नहीं समझ में आ रही है, वर्णमाला आपको याद नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए एक वर्णमाला क्लास अलग से लेकर के आऊँ और आपको समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन यहाँ पर या हिंदी की दृष्टि देखें हम यहाँ पर, तो जो
त्राता में जो त्रा है वो 2 वर्णों से मिलकर 3 वर्णों से मिलकर बना है त्रा। देखिए कौन कौन से वर्ण है वो, एक तो है त, एक है र और एक है आ। इनको मिलाने पर बनता है आ, यानी ये है यहाँ पर जो त्रा है वो एक संयुक्त वर्ण है। संयुक्त वर्ण किसे कहेंगे, आपको ध्यान में होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक वर्णों से मिलकर जो बनता है वो क्या हो, संयुक्त वर्ण होगा। यानी एक वर्ण वाले को संयुक्त कहेंगे, संयुक्त मतलब मिले हुए वर्ण हो उसमें। तो जो त्रा है, त्रा में 3 वर्ण मिले हैं, त र आ। आप समझ में आ गया होगा आपको कि यहाँ पहला अक्षर क्या है, दूसरे पद के प्रारंभ में त है। तो त कौन सा है, ये तो नियम करे पहला वर्ण है। नियम में क्या पढ़ा, विसर्ग, विसर्ग के बाद में पहला वर्ण दूसरा वर्ण या श है। तो यहाँ पर पहला वर्ण आ रहा है त। तो तय के साथ में स कौन सा करेंगे, तय के साथ में आपको स कौन सा करना है, बताया था अभी, दंती सकार, ये वाला कौन सकार, दंती सकार। तैवर के साथ सकार यानी दंती सकार होता है। चलिए आगे। तो विष्णु, विष्णु में जो रूप दे रखा है, पद के अंत में विसर्ग है, विसर्ग और आगे तय है, तो क्या रूप बनेगा, विष्णु त्राता। तो कौन सकार में बदलना है, दंती सकार में, ससलेट वाले सकार में बदलना है। रामायदंच, पहला पद है राम है, राम में के पद के अंत में क्या है, राम जो पद है उसके अंत में विसर्ग है, विसर्ग के बाद में चैवर्ग का पहला अक्षर आ रहा है, जो कि हमारे नियम के अकॉर्डिंग है, नियम के अनुसार जैसा हमने नियम में समझा है वैसा ही यहाँ पर लग रहा है। तो पहले पद के अंत में विसर्ग, दूसरे पद के प्रारंभ में च यानी वर्ग का पहला अक्षर च, ठीक है ना। तो विसर्ग को बदल देंगे हम तालवी सकार में, और विसर्ग तालवी सकार में बदल करके रूप बनेगा रामश्च। इसी प्रकार से धनु धन टंकार है, धनु पहला पद, पहले पद के अंत में विसर्ग, विसर्ग के बाद में जो टंकारा शब्द है उसमें ट, जो टैवर्ग का पहला अक्षर है, तो टैवर्ग के साथ में मूर्धनी सकार होता है, तो विसर्ग को मूर्धनी सकार में बदलने पर रूप बनेगा धनुष टंकार है। विसर्ग को मूर्धनी सकार में बदलने पर रूप बनेगा धनुष टंकार है। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है, पहला पद के अंत में निहदन छल है, पहले पद के अंत में दी हुई है विसर्ग, और विसर्ग के बाद में दूसरे पद के प्रारंभ में दिया हुआ है वर्ग का दूसरा अक्षर यानी चैवर्ग का दूसरा अक्षर छ। तो विसर्ग को बदल देंगे तालवी सकार में और रूप बनेगा निश्चल है, यानी विसर्ग, विसर्ग के बाद में चैवर्ग का छ, तो चैवर्ग के साथ में कौन सकार होता है, तालवी सकार होता है। तो विसर्ग को तालवी सकार में बदलने पर रूप बनता है निश्चल है। इसी प्रकार से नम है दंते, नम है पूर्व पद के अंत में विसर्ग, विसर्ग के बाद में दूसरे पद के प्रारंभ में तय, ते में 2 वर्ण है, तय और ए। यहाँ तय पहला वर्ण आ रहा है, तय, तय के साथ में दंती सकार होता है, ये हमने पढ़ चुके हम नियम में। तो नम है दंते, यहाँ विसर्ग, विसर्ग के स्थान पर दंती सकार करने पर रूप बनता है नमस्ते। कौन सा रूप बनता है, नमस्ते। हाँ, यदि आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके आप अपने नोटबुक में लिखिए। नोटबुक आप साथ लेकर बैठना चाहिए आपको, जो भी क्लास लेते हैं तो उसमें नोटबुक आपके साथ में होनी चाहिए, पेन साथ में होना चाहिए, और लिखते जाना चाहिए जहाँ जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही उसको आप उतार लो, ताकि आप बाद में क्लास लेने के बाद में आप उसको दोबारा से देख सकते हैं और आपको और भी अच्छे समझ में आने वाली है। लेकिन आपको करना पड़ेगा काम सारा। हाँ, कह धन चित, कह दूसरा अगला एग्जाम्पल है कह धन चित। तो रूप क्या बनेगा यहाँ पर, कह पहला पद है, विसर्ग है, पहले पद के अंत में विसर्ग, विसर्ग के बाद में दूसरे पद में च, चित में च, तो च है पहला वर्ण है, तो विसर्ग को बदल देंगे हम कौन सकार में, तालवी सकार में। अब तालवी सकार में क्यों बदला, क्योंकि आगे च वर्ग है, और हमने ऊपर पढ़ चुके हैं नियम में कि च वर्ग के साथ में तालवी सकार ही होता है, ये विशेष का ध्यान रखना है आपको। देव धन ठकुर है, पहला पद देव है, देव में विसर्ग दे रखी है, विसर्ग के बाद में दूसरे पद में ठ है, और क्या है, ठ, जो कि ट वर्ग का दूसरा अक्षर है। तो विसर्ग को बदल देंगे हम मूर्धनी सकार में और रूप बन जाएगा देवश ठकुर है। क्या रूप बन जाएगा, देवश ठकुर है। अगले एग्जाम्पल देखते हैं हम। हाँ, एक बात आप विशेष का ध्यान रखें कि वीडियो को आप यदि स्टार्ट कर दे हैं, यदि क्लास आप देख रहे हैं तो क्लास को पूरी देखें, स्किप करके न देखें। स्किप करने पर न आपको कोई उद्धार नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो क्लास को पूरी, क्योंकि जब तक आपके नियम समझ में नहीं आएंगे और उदाहरण को आप नहीं सोल्व कर पाओगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो मेरा कहने का, मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि क्लास को पूरी देखें, स्किप करके न देखें और अपनी नोटबुक में साथ में लिखते जाएं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है साधु धन चलती।
साधु धन चलती, साधु चलती रूप बन रहा है। कैसे बना ये आपको पता होना चाहिए। पहले पद के अंत में क्या है, विसर्ग, साधु में विसर्ग रखिए। दूसरे पद के प्रारंभ में च आ रहा है जो कि च वर्ग का पहला अक्षर है, तो विसर्ग को बदल देंगे च के अनुसार तालव्य सकार में और रूप बन जाएगा साधु चलते। इसी प्रकार से हरिदंत्रायते, हरि पहला पद है, दूसरा पद त्रायते। अभी मैंने विष्णु त्राता में त्रा में बताया था, तय और र से मिलकर बना होता है त्रा, ठीक है। तय र आ, तय र आ, तो क्या बना त्रा, तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, त्रय में त आ रहा है, तो तय के अकॉर्डिंग विसर्ग को बदल दीजिए। तय के अनुसार यदि विसर्ग को बदलेंगे तो रूप बनेगा हरिश त्रायते, यानी विसर्ग को दंती सकार में बदलने पर रूप बनेगा हरिश त्रायते। क्या रूप बनेगा, हरिश त्रायते। अगला एग्जाम्पल है हमारा रामय धन त्राता, रामय धन त्राता। कौन सा एग्जाम्पल है, रामय धन त्राता। इसमें पहला पद है राम है, दूसरा पद है त्राता, ऊपर वाले के अनुसार ही है, तो तय है, तय के अनुसार बदलेंगे तो दंत सकार होगा, विसर्ग के स्थान पर दंत छ हो जाएगा और रूप बन जाएगा रामस्त्राता। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है वृक्ष दंछादयति। वृक्ष है पहला पद, पहले पद के अंत में विसर्ग, विसर्ग के बाद में दूसरा अक्षर आ रहा है च वर्ग का छ, तो विसर्ग को तालवी सकार में बदलने पर रूप बन जाएगा वृक्षच्छादयति। क्या रूप बनेगा, वृक्षच्छादयति। अगला एग्जाम्पल देखते हैं देव दंत्राता, बिल्कुल इजी है। देव है पहला पद है और अगले में दूसरे पद में तय आ रहा है, तो तय के अनुसार विसर्ग को बदलना है दंती सकार में, और दंती सकार में बदलने पर विसर्ग को दंती सकार में बदलने पर रूप बन जाएगा देवस्त्राता। इसी प्रकार से वृद्ध धन ठगति। वृद्ध है पहला पद, पहले पद के अंत में विसर्ग, विसर्ग के बाद में ठ, ट वर्ग का दूसरा अक्षर आ रहा है ठ, और रूप बन जाएगा ठ के अनुसार यदि विसर्ग को बदलेंगे हम मूर्धनि सकार में, तो मूर्धनि सकार में मूर्धनि सकार में विसर्ग को बदलने पर रूप बनता है वृद्धश ठगति। क्या रूप बनता है, वृद्धश ठगति। उम्मीद करता हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे होंगे और आप अच्छे से समझ रहे होंगे, और परीक्षा में इस तरह से आपको करना है कि परीक्षा में एक भी क्वेश्चन गलत न हो। इसी का है पार्ट 2 है, दूसरा भाग है सत्व संधि का ही, वो हम देख लेते हैं। पहले पहला भाग हमने देखा, पहला भाग में हमने केवल क्या पढ़ा है, पहले भाग में हमने केवल पढ़ा है प्लस से क्या सीखा। पहले भाग में सीखा है कि विसर्ग हो पद के अंत में, यानी प्लस से पहले विसर्ग आए, विसर्ग के बाद में पहला और दूसरा अक्षर, यही हम देख रहे थे। इससे पहले जो एग्जाम्पल पढ़े हैं ना, तो वहाँ पहले पद के अंदर विसर्ग देखा है और उसके बाद में दूसरे पद में पहला और दूसरा, ये समझा है। सैसर के एग्जाम्पल हमने नहीं पढ़े हैं, तो सैसर के जो एग्जाम्पल है उसका पार्ट 2 बना दिया गया है, और आपकी सुविधा के अनुसार आपके समझ में आसानी से आ जाए, इसी को ध्यान में रखते हुए दूसरा पार्ट रखा गया है। तो यहाँ देखिएगा आप क्या करना है, समझना क्या है, सेम वही है, कोई अलग से कोई बात नहीं है। विसर्ग होगा पहले पद के अंत में, और यहाँ पर पहला दूसरा अक्षर नहीं हो और सह में से कोई वर्ण आए तो आपको क्या करना है, तो आपको 2 रूप देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर नियम में क्या क्या रखा है, यहाँ पर यदि विसर्ग के बाद में स, इसको ठीक कर लेना, ये स, ये वाला स है, मूर्धनि स है यहाँ पर, ठीक है ना, कौन सकार है, मूर्धनि सकार। यदि विसर्ग के बाद में विसर्ग दे रखा है, ऊपर वाले समझाया मैंने, यहाँ पर देखो विसर्ग है ये, और विसर्ग के बाद में क्या आया, स तीनों से दे, पहला स, दूसरा, तीसरा, तीनों से में से कोई भी एक वर्ण आएगा, कोई भी एक श आए, तो आपको क्या करना, विकल्प। विकल्प का मतलब होता है कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता, कहीं पर होता है, कहीं पर नहीं होता। इसका मतलब ये है कि आप यदि विसर्ग के स्थान पर विसर्ग छोड़ देंगे तो भी सही रहेगा, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग करके आप यदि रूप बना दोगे तो भी आपका गलत होने वाला नहीं है एग्जाम्पल, और यदि विसर्ग के स्थान पर आप विसर्ग को सकार में बदल देंगे तो भी आपका गलत नहीं होने वाला है, अर्थात आपका सही माना जाएगा। तो विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होता है। यानी यदि आगे ध्यान से देखना, पहला एग्जाम्पल है हरि और हरि धन सेते, पहला पद हरि, दूसरा पद सेते। सेते में क्या दे रखा है, स, कौन सा दे रखा है, तालव्य स, विशेष कर ध्यान रखना। तो इस तालव्य स को यदि तालव्य स को देख करके यदि हम विसर्ग को बदलेंगे तो विसर्ग के स्थान पर तालव्य स ही करना है, क्योंकि आई कौन सा स है, तालव्य स है, तो विसर्ग को तालव्य स में ही बदलना है, ठीक है। तो तालव्य स में बदलेंगे तो रूप क्या बनेगा, हरिश्चेते। क्या रूप बनेगा, हरिश्चेते। लेकिन इस नियम के अकॉर्डिंग, जैसा कि यहाँ कहा जा रहा है कि विसर्ग पहले पद के अंत में विसर्ग आए, विसर्ग के बाद में स आए, तो विकल्प से विसर्ग के स्थान पर विसर्ग ही होता है। तो यहाँ आप ये रूप भी बना सकते हो, हरिधन सेते, ये भी सही है, और दोनों रूप यहाँ पर सही है। हरिधन सेते का रूप बनेगा हरि सेते या फिर हरि सेते, दोनों ही रूप आपको याद होने
चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, नीह धन संदेह है। नीह पहला पद, दूसरा पद संदेह है। तो पहले पद कहते हैं विसर्ग, विसर्ग के बाद में स दंती सकार आ रहा है, तो विसर्ग को आप बदल सकते हो दंती सकार में। क्यों? क्योंकि आगे जो स है, क्या बताया मैंने इससे पहले मैंने यही बताया आपको कि जो आगे स है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार वही स विसर्ग के स्थान पर आपको करना है। तो नीह धन संदेह, आगे दंती स है तो विसर्ग के स्थान पर दंती स ही आपको कर देना है, तो रूप बनेगा निसंदेह है। ये तो ये हुआ, लेकिन नियम आपको यहाँ लिखवाया गया है कि स में से कोई वर्ण आए तो आप विसर्ग के स्थान पर विसर्ग भी छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर कोई बंदिश नहीं है, तो आप नीह संदेह भी लिख सकते हैं। नृपय धन षष्ठः, पहला पद नृपः, नृपय के पद के अंत में, नृपय पद के अंत में विसर्ग, विसर्ग के बाद में मूर्धनी सकार, तो मूर्धनी सकार है तो विसर्ग को किसमें बदल देंगे हम? मूर्धनी सकार में ही बदलेंगे, क्योंकि आगे मूर्धनी सकार दिया हुआ है। और यदि आपको विसर्ग के स्थान पर विसर्ग, इस नियम का प्रयोग करते हुए यदि आपको उदाहरण समझना करना है तो आपको नृपः षष्ठः भी रूप ले सकते हैं, अर्थात दोनों ही एग्जाम्पल यहाँ पर सही होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत ही अच्छे समझ में आई है, और कोशिश करता हूँ पूरी समझाने की। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप डायरेक्ट हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और समस्या का समाधान हमारे से पूछ सकते हैं। आज ही क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नई क्लास के साथ में, नई उमंग और उत्साह के साथ में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आप हमारे पास, आपके सामने कोई भी समस्या आती है तो हमारे नंबर 9950858879 पर आप कॉल करके डायरेक्ट हमारे से आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जय तो भारतम, जय तो संस्कृतम।